साल ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर आखिरी आइकन दबाया और धीरे धीरे उस अंतिम फाइल को खोल दिया। इस बार फाइल में कोई वीडियो नहीं था, बल्कि एक आधिकारिक टेक्स्ट डोजियर था। सबसे ऊपर एक पंक्ति लिखी थी, जिसे पढ़ते ही जैसे किसी ने जोर से झटका दे दिया हो। यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिसमें मुख्य सहायता प्लैनेट एज़्योर 28462 व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन के एक मूल निवासी ने की। साल एकदम जम गया। उसके दिमाग में उस खूबसूरत युवक की छवि कौंध गई। प्लैनेट एज़्योर का निवासी? वह मानने को तैयार ही नहीं था। नामुमकिन। एक टियर 1 रिसोर्स प्लैनेट, इतनी निम्न सभ्यता कैसे लेवल 11 का ऐसा राक्षस पैदा कर सकती है? लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके शब्द गले में ही अटक गए। रियल नेम लू शेंग, एज 21, कल्टिवेशन रैंक 9, आइडेंटिटी नेटिव ऑफ प्लैनेट एज़्योर 28462 व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन, करंट स्टेटस थर्ड क्लास सिटीजन ऑफ द अल्मोरी स्टार सेक्टर, नोट कॉम्बैट पावर कंफर्म्ड कंपैरेबल टू लेवल 11, एक्सपर्ट सब्जेक्ट possesses एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म, फिजिक ग्रेड रेडिएंट सन लेवल और हायर पोटेंशियल एस। यह सब पढ़ने के बाद लियन जिबे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी प्रेत ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनके हाथ बुरी तरह कांपने लगे और वह टूटी हुई आवाज में खुद से बड़बड़ाने लगे। जैसा मुझे डर था। वह सच में उसी पिछड़े ग्रह का निवासी है, और वह इतने समय से हमारी आंखों के सामने ही था। पूरा दस्तावेज पढ़ते ही साल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे लगा जैसे किसी ने हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया हो। उसका शरीर कांप उठा और फिर ठंडी सख्ती में जम गया। रैंक 9 का मार्शल आर्टिस्ट, जिसकी लड़ाई की ताकत लेवल 11 के बराबर, उम्र सिर्फ 21 साल, और वह भी एक टियर 1 रिसोर्स प्लैनेट से। ऊपर से एस पोटेंशियल वाला रेडिएंट सन फिजिक। ये सारी बातें एक ही इंसान में होना ही नहीं चाहिए था। हर जानकारी उसके घमंड और दिल को चीरती हुई तलवार जैसी लग रही थी। साल, तुम पूरी तरह बेवकूफ हो। लियन जिबे अचानक फट पड़े। उन्होंने टर्मिनल पर इतनी जोर से हाथ मारा कि उसका केस ही चटक गया। कुछ मामूली क्रेडिट देखकर तुम अंधे हो गए। तुम्हें यह तक सूझा नहीं कि इस मदद की असली पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए। फल आयरलैंड डेटा देने में इतना हिचक क्यों रहा था? उसने बयान दर्ज करने का बहाना बनाकर हमारे 2 एनफोर्सर्स को क्यों हटा दिया? साफ है, वह बस समय खरीद रहा था। वह चाहता था कि जब तक हमें सच पता चले, तब तक वह इस जीनियस नेटिव लू शेंग को अल्मोरी स्टार सेक्टर के अधिकार क्षेत्र में ले जा चुका हो। उसी पल साल के दिमाग की धुंध पूरी तरह साफ हो गई। सच्चाई अब साफ दिख रही थी। कोई हैरानी नहीं कि उस युवक ने अल्मोरी एनफोर्सर्स की मदद की। वह किसी विभाग की सेवा नहीं कर रहा था, वह अपने घर की रक्षा कर रहा था। वह उसी रिसोर्स प्लैनेट का निवासी था जिस पर डाकुओं ने हमला किया था, और इस घटना से पहले वह अपने ग्रह के वातावरण से भी बाहर नहीं गया था। फल आयरलैंड ने उन्हें पूरी तरह खेल लिया था। उसने जानबूझकर रिपोर्ट में देरी की और व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन के एकमात्र गवाहों को हटा दिया। सब कुछ इसलिए ताकि लू शेंग को अल्मोरी का नागरिक दर्ज कराया जा सके। जब साल की नजर दस्तावेज में लिखे शब्दों पर पड़ी, रेडिएंट सन लेवल और हायर, तो उसकी आंखों से जैसे आग निकलने लगी। फल आयरलैंड ने क्रेडिट इतनी आसानी से इसलिए बांटे थे क्योंकि वह हजारों स्टार सिस्टम से भी ज्यादा कीमती खजाना चुरा रहा था। यह व्यक्ति, यह चमत्कार असल में उनका नागरिक होना चाहिए था। फिर बूढ़े आदमी की नजर एक और जानकारी पर पड़ी, जो और भी दर्दनाक थी। उसमें साफ लिखा था कि लू शेंग पहले व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन के रिसोर्स प्लैनेट 1 28462 का नेटिव था।
लेकिन अब अल्मोरी स्टार सेक्टर का थर्ड क्लास सिटीजन है। जब लियन जिबे और साल ने पहले और अब ये दो शब्द पढ़े तो उन्होंने दांत इतने जोर से भींचे कि जैसे पाउडर बन जाएंगे। रैंक 9 का जीनियस, जो लेवल 11 को मार सकता है। ऐसा व्यक्ति तो किसी ब्रह्मांडीय खजाने से कम नहीं होता। ऐसा रत्न शायद 10,000 साल में एक बार पैदा होता है, और वह उनकी अपनी लापरवाही के कारण व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन से निकलकर उनके प्रतिद्वंद्वियों के हाथ लग गया। लियन जिबे के सीने में जमा गुस्सा आखिर फटने की कगार पर पहुंच गया। उन्हें लगा जैसे सचमुच खून उगल देंगे। उन्होंने सच्चाई तो जान ली थी, लेकिन यह सच स्वीकार करना असंभव था। देखो तुम्हारी कुशलता ने क्या कर दिया, वह अब खुद को रोक नहीं पाए। उनका हाथ बिजली की तरह घूमा और साल के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ पड़ा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। बूढ़े आदमी की दहाड़ से पूरा ऑफिस कांप उठा। उनकी हत्या जैसी मंशा से हवा तक भारी हो गई। उस दबाव के नीचे साल घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके घुटने जोर से फर्श से टकराए। साल के चेहरे से गर्म आंसू बहने लगे। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। सर, मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था। लेकिन लियन जिबे अभी भी गुस्से से जल रहे थे। रैंक 9 का सुपर जीनियस जो लेवल 11 से लड़ सकता है। एक ऐसा टॉप टैलेंट जो खुद एक जीवित अंतरिक्ष खजाना है। दसियों हजार साल में मिलने वाला रत्न। और वह यही था। हमारे व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन की सीमा तक आ गया था, और हमने उसे अपनी आंखों के सामने छिन जाने दिया। हमने उसे अल्मोरी स्टार सेक्टर की संपत्ति बनने दिया। बूढ़े आदमी के दांत इतने जोर से भींचे कि कमरे में चरमराने की आवाज गूंज गई। साल के दिल में ठंडा डर भर गया। उसे पता था कि उसने अपने पूरे क्षेत्र के भविष्य के खिलाफ अपराध कर दिया है। वह बार बार सिर झुकाकर जमीन पर टकराने लगा। सर, मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मेरी नाकाबिलियत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह लगातार सिर पटकता रहा जब तक उसका माथा सूजकर खून से भर नहीं गया। उसकी आवाज टूट रही थी। सर, कृपया मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं उसे वापस ले आऊंगा, या कोशिश करते करते मर जाऊंगा। साल ने खून से भरा चेहरा उठाकर लियन जिबे की तरफ देखा, लेकिन चीफ एनफोर्सर की आंखें बर्फ के टुकड़ों जैसी ठंडी थीं। उनमें न दया थी न गर्माहट। साल, लियन जिबे ने शांत आवाज में कहा। उनकी यह शांति उनके गुस्से से भी ज्यादा डरावनी थी। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तय कर लिया है कि तुम अब एनफोर्सर की जिम्मेदारी निभाने के योग्य नहीं रहे। शायद अब समय आ गया है कि तुम बहुत लंबा और स्थायी अवकाश ले लो। साल ने मुंह खोला, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका गला जैसे शीशे से भर गया था। उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी की ताकत एक पल में खींच ली गई हो। टूटे हुए मन से उसने सिर झुका लिया। मैं समझ गया, और आपके आदेश का पालन करूंगा, ऑनरेबल लॉ एनफोर्समेंट चीफ। उधर उसी समय अल्मोरी स्टार सेक्टर के केंद्र में बने एक शानदार लग्जरी होटल में फल आर्लैंड मुस्कुराते हुए लू शेंग से बोला, अगले कुछ दिनों तक तुम बस यहीं रहो और आराम से रिकवरी करो। फल आर्लैंड की मुस्कान और चमक उठी। लू शेंग, किस्मत सच में तुम्हारे साथ है। अभी अल्मोरी स्टार सेक्टर की मशहूर हेवनली फेवर एकेडमी में भर्ती चल रही है। समय आने पर मैं खुद तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ताकि तुम्हारे ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म फिजिक की असली क्षमता का परीक्षण किया जा सके। लू शेंग ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसने फल आर्लैंड के चेहरे की चमक नोटिस कर ली।
उसने हल्का सा सिर झुकाकर पूछा, मास्टर फल आर्लैंड, आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। क्या कोई खास बात हुई है? इतना साफ दिख रहा है क्या? फल आर्लैंड जोर से हंसा। हाँ, कह सकते हो कि कई अच्छी बातें एक साथ हो गई हैं। और हाँ लू शेंग, मैंने क्रिम्सन ब्लड स्टार पाथ ऑपरेशन में तुम्हारे प्रदर्शन की पूरी रिपोर्ट जमा कर दी है। तुम्हें मिलने वाले इनाम और मुआवजे बहुत जल्द मिल जाएंगे। और यकीन मानो वे निराश नहीं करेंगे। अब जाओ और आराम करो। तैयारी पूरी होने पर मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। लू शेंग ने सम्मान से झुककर कहा, धन्यवाद मास्टर फल आर्लैंड। आपने जो भी किया है उसके लिए मैं आभारी हूं। इतना कहकर लू शेंग मुड़ा और होटल की भव्य लॉबी में प्रवेश कर गया। इस होटल का नाम था अरोरा गैलेक्सी। फल आर्लैंड कुछ देर वहीं खड़ा रहा, चुपचाप लू शेंग को जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसे गहरी खुशी और संतोष महसूस हो रहा था। आखिर उसने पूरे सेक्टर की पीढ़ियों में सबसे बड़ी प्रतिभा को अपने हाथ में कर लिया था। अचानक उसकी कलाई पर बंधे कम्युनिकेटर से बीप 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 की तेज आवाज आई। फल आर्लैंड ने नीचे देखा। कॉल करने वाला उसका वरिष्ठ अधिकारी था, पूरे विभाग की निगरानी करने वाला उच्चस्तरीय फ्लैश लॉ एनफोर्सर। कनेक्शन खुलते ही स्क्रीन पर महिला एनफोर्सर दिखाई दी। उसके चेहरे पर भी दुर्लभ संतुष्ट मुस्कान थी। फल आर्लैंड, इस बार तुमने उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। उस नेटिव मामले को जिस तरह संभाला, उसने मुझे काफी प्रभावित किया है। तुरंत मेरे केंद्रीय कार्यालय में रिपोर्ट करो, उसने आदेश दिया। जी मैडम। फल आर्लैंड ने कॉल समाप्त कर दी। स्क्रीन बुझते ही उसके दिल की खुशी और बढ़ गई। हाँ, आज सच में शानदार दिन है, उसने सोचा। इतनी सख्त चीफ एनफोर्सर से बहुत अच्छा जैसी तारीफ मिलना बहुत दुर्लभ था। इससे साफ था कि लू शेंग को हर कीमत पर अपने सेक्टर में लाने का उसका फैसला सही था। अपने ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हुए वह अनजाने में अपने पुराने ग्रह का एक खुशमिजाज लोकगीत गुनगुनाने लगा। जो होटल फल आर्लैंड ने लू शेंग के लिए बुक किया था, वह सेक्टर के 9वें ग्रह पर सबसे शानदार होटलों में से एक था। जब लू शेंग लॉबी से गुजर रहा था, तो उसने दर्जनों अजीब और अलग अलग एलियन नस्लों को उस भव्य हॉल में आते जाते देखा। तभी एक नरम और मधुर आवाज आई। माननीय मिस्टर लू शेंग, आपका एग्जीक्यूटिव स्वीट तैयार है। मैं आपको अभी वहां ले चलती हूं। कृपया मेरे साथ आइए। जो महिला रिसेप्शनिस्ट उसके पास आई, वह बेहद आकर्षक थी। उसका अंदाज तेज और फैशनेबल था, लगभग आंखों को चुभने वाली खूबसूरती के साथ। यह कहते ही वह संगमरमर के काउंटर के पीछे से धीरे धीरे बाहर आई। जैसे ही वह मुड़ी, लू शेंग की नजर उसके बेहद भरे पूरे शरीर पर टिक गई। इतना संतुलित और गोलाई भरा आकार की मानो जैविक सुंदरता की एक परफेक्ट कृति हो। लू शेंग कुछ पल उसके झूलते हुए शरीर को देखता रहा। फिर उसने देखा कि उसकी रीढ़ के नीचे से एक चिकनी मखमली पूंछ निकल रही थी। वह लय में हिल रही थी और चलते समय उसके शरीर की नरम आकृतियों को और उभार रही थी। यह दृश्य इतना अनोखा और आकर्षक था कि युवा लू शेंग कुछ पल वहीं खड़ा रह गया, उसका दिमाग एकदम खाली। वह पूंछ हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे किसी को सम्मोहित कर दे। कभी उसके पैरों के पीछे गायब होती, फिर अचानक दिख जाती। लू शेंग को अचानक उसे पकड़ लेने की तीव्र इच्छा हुई। असल में उसे हमेशा से मुलायम और फुलफुली चीजों के लिए एक अजीब कमजोरी रही थी। उसकी टकटकी भरी नजर देखकर लड़की की आंखों में समझ की चमक आई। उसे लगा कि यह प्रतिष्ठित मेहमान होटल की खास वीआईपी सेवाओं में रुचि रखता है। वह मुड़कर उसकी तरफ आई और मुस्कुराई, एक आकर्षक संकेत भरी मुस्कान।
सर, आपको बता दूं कि हमारा होटल अपने खास मेहमानों के लिए कई विशेष व्यक्तिगत सेवाएं भी प्रदान करता है। क्या आप उन्हें अभी आजमाना चाहेंगे? वह थोड़ा झुककर बोली। लू शेंग कुछ पल चुप रहा, फिर गला साफ करते हुए बोला, असल में मुझे एक खास काम करना है। रिसेप्शनिस्ट का उत्साह चरम पर पहुंच गया। वह पूरी तत्परता से खड़ी हो गई। कृपया बताइए, आप जो चाहें कह सकते हैं। उसकी फुलफुली पूंछ खुशी से तेजी से हिलने लगी। आई वॉन्ट, लू शेंग ने कहा और आगे बढ़कर उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। मैं अपने कुछ क्रेडिट को नकद में बदलना चाहता हूं, यानी ब्लैक स्टेलर कॉइन्स में। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा तुरंत जम गया। उसकी मुस्कान निराशा में बदल गई। कुछ पल की अजीब खामोशी के बाद वह बोली, ओह, समझ गई। तो सर, आप अपने खाते से कितनी राशि निकालना चाहेंगे? लू शेंग ने थोड़ी देर सोचकर कहा, फिलहाल 5 मिलियन से शुरू करते हैं। फल आयरलैंड ने उसे 10 मिलियन ब्लैक स्टेलर कॉइन्स वाला कार्ड दिया था और उसने सोचा कि उसका आधा कल्टीवेशन रिसोर्सेस खरीदने में लगाना ठीक रहेगा। जैसा आप चाहें सर, रिसेप्शनिस्ट ने उसका लेन देन दर्ज किया, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले वाली मिठास नहीं थी। फिर भी उसने पूछा, क्या सच में आपको और कुछ नहीं चाहिए? मैं ए से जेड तक आपकी सेवा कर सकती हूँ। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी और अजीब सी उम्मीद थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके सामने खड़ा व्यक्ति प्लैनेट एज़्योर का सबसे अनुशासित और एकाग्र आदमी था। बिना पीछे देखे लू शेंग इतनी तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा कि लगता था उसकी परछाई भी पीछे रह जाएगी। रिसेप्शनिस्ट बस खाली हवा को देखती रह गई। निराश होकर वह वापस चली गई, जबकि लू शेंग अपने सूट के अंदर पहुंचकर नए माहौल का निरीक्षण करने लगा। कमरे में टहलते हुए उसने देखा कि यहाँ की सजावट बेहद शानदार थी, अपने ग्रह के लग्जरी मानकों से कहीं ज्यादा उन्नत। फिर उसने जेब से कुछ चिकने नागरिकता कार्ड निकाले। ये वह युद्ध की लूट थी जो उसे पहले क्रिम्सन कॉपर स्टार बैंडिट्स को मारने के बाद मिली थी। ये कार्ड बिल्कुल उसी आधिकारिक कार्ड जैसे थे जो उसे सिटी हॉल में मिला था। मेरे स्पेशल ब्रेसलेट में अभी भी ढेर सारा अलग अलग लूट पड़ा हुआ है, उसने सोचा। सबसे अच्छा यही होगा कि मैं सब बेचकर उसे जरूरी सामान में बदल दूं। अगर मुझे अंतरिक्ष की गहराइयों में जिंदा रहना है तो एक भरोसेमंद स्पेसशिप और बढ़िया कॉम्बैट सूट चाहिए। एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज रात ही निकलकर यहाँ के बाजारों का जायजा लेता हूँ और दामों का अंदाजा लगाता हूँ, उसने फैसला किया। कौन जाने मेरे पास जितना खजाना है, शायद इस सेक्टर में मैं छुपा हुआ अमीर ही निकलूं। लू शेंग शांत चेहरे के साथ भीड़-भाड़ वाली एलियन सड़कों पर घूमता रहा। कई गली कूचों की दुकानों में जाने के बाद उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यहाँ के ज्यादातर कॉस्मिक व्यापारी बेहद चालाक और निर्दयी सौदेबाज हैं। उसके पास अंगूठी भर प्रीमियम मटेरियल और कम से कम 6 सेट लेवल 10 कोल्ड वेपन्स होने के बावजूद सबसे बड़ी बोली सिर्फ 12 मिलियन डार्क स्टेलर कॉइन्स की लगी। फिलहाल इन्हें अपने पास ही रखता हूँ, उसने सोचा और तय किया कि बाद में फल आयरलैंड से किसी भरोसेमंद ब्रोकर के बारे में पूछेगा। बेचने का इरादा छोड़कर उसने दूर खड़ी एक भव्य इमारत की तरफ देखा। उसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक विशाल होलोग्राफिक स्टारशिप का लोगो चमक रहा था, जिस पर कॉस्मिक लिपि में लिखा था, सुपर डार्क इंटरस्टेलर यूनिवर्स। लू शेंग की नजर तेज हो गई और वह सीधे उसी इमारत की तरफ बढ़ गया। अंदर का हॉल बहुत विशाल था। रंग-बिरंगी रोशनी में कई स्टारशिप मॉडल चमक रहे थे। हालांकि ये सिर्फ कार के आकार के मिनिएचर मॉडल थे, लेकिन उनकी कारीगरी कमाल की थी। लेकिन जब लू शेंग ने उनके दाम देखे तो उसके गले पर ठंडा पसीना आ गया।
एक साधारण एम क्लास नागरिक स्पेसशिप की कीमत 80 मिलियन डार्क स्टेलर कॉइन्स थी, बेहद खतरनाक रकम। कमाल है, उसने मन ही मन कोसा। मुझे पता था कि अंतरिक्ष यात्रा महंगी होगी, लेकिन इतना गरीब हो जाऊंगा कि डाउन पेमेंट भी नहीं दे पाऊंगा, ये नहीं सोचा था। क्या सच में मुझे यहाँ भी किस्तों पर खरीदना पड़ेगा? लू शेंग ने झुंझलाकर अपना माथा पकड़ लिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि क्रिम्सन टाइड पायरेट्स की सबसे कीमती चीज उनके जहाज थे। अगर फल आयरलैंड का इनाम कम से कम कई 100 मिलियन नहीं हुआ, तो मुझे उससे गंभीर बात करनी पड़ेगी। जब लू शेंग पैसों की कमी को लेकर परेशान खड़ा था, तभी उसके पीछे से एक साफ और खुशमिजाज महिला आवाज आई। अरे, सच में तुम ही हो? क्या कमाल का संयोग है। लू शेंग ने तुरंत महसूस कर लिया कि आवाज उसी को बुला रही है। वह मुड़ा तो देखा कि जो वहां खड़ी है। उसके लाल बाल और नाजुक चेहरा आश्चर्य और जिज्ञासा से चमक रहे थे, और वह उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। लू शेंग का दिल एक पल को उछल पड़ा। उसने मिल्टन परिवार की बेटी को पहचान लिया। यही वही मिस जोजो थी जिससे वह सिटी हॉल में मिला था। अचानक उसे याद आया कि उसने गलती से उसका स्टार डिवावरिंग बग खा लिया था, और उसके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया, उसने घबराकर सोचा। क्या यह अपने पालतू का बदला लेने आई है? लेकिन जोजो के मन में लू शेंग के लिए बस अच्छा प्रभाव था, उसकी आकर्षक शक्ल और शांत रहस्यमयी स्वभाव की वजह से। इस विशाल ब्रह्मांड में जहां तरह तरह की खूबसूरत नस्लें थीं, फिर भी लू शेंग की मौजूदगी ऐसी थी जिसे भूलना मुश्किल था। क्या संयोग है, जो हंसकर बोली। मैं यहाँ अपने बड़े भाई के साथ आई हूँ। वह परिवार के लिए नया जहाज खरीदने आया है। लगता है तुम भी जहाज खरीदने आए हो, उसने कहा। लू शेंग ने थोड़ा अकड़कर सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही। लेकिन यहाँ के दाम देखकर तो होश उड़ गए। वैसे तुम्हारा पालतू पॉपी मिला क्या? जो का आराम से भरा चेहरा देखकर लू शेंग ने राहत की सांस ली। साफ था कि उसे अभी तक पता नहीं चला कि उसका प्यारा कीड़ा उसी ने खा लिया था। आह, पॉपी अभी तक नहीं मिला, जो ने आह भरते हुए कहा। लू शेंग कुछ देर उससे सामान्य और विनम्र बातें करता रहा, जबकि अंदर ही अंदर वह अपने अपराधबोध को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बात करते समय एक गोरा, सलीकेदार युवक दो भारी भरकम गार्ड्स के साथ उनकी ओर आया। एक महिला मैनेजर झुकते हुए उन्हें वीआईपी सेक्शन की ओर ले जा रही थी। वह गोरा युवक बेहद शाही कपड़ों में था, और उसके हाव भाव से साफ था कि वह किसी उच्च कुल का वारिस है। उसके पीछे चल रहे गार्ड्स की नजरें बाज जैसी तेज थीं, और उनकी आभा खतरनाक लग रही थी। मैनेजर एक चिकने महंगे जहाज मॉडल के सामने रुकी और सम्मान से बोली, यह मॉडल लेवल 11 इंटरसेप्टर है। इसकी कीमत फिलहाल 700 मिलियन कॉइन्स है। सुनते समय मिल्टन एक्साइस के चेहरे पर बस हल्की सी ऊब थी, वह धीरे धीरे सिर हिलाता रहा। ठीक है, यही ले लेते हैं, मिल्टन एक्साइस ने लापरवाही से कहा। मैनेजर का चेहरा तुरंत चमक उठा। जी बिल्कुल, यंग मास्टर मिल्टन, सुपर डार्क कंपनी पर आपका भरोसा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। हम 1 घंटे के भीतर जहाज आपके परिवार की हवेली में पहुंचा देंगे। मिल्टन एक्साइस ने हाथ लहराया। घर भेजने की जरूरत नहीं, बस एक्टिवेशन की दे दो। मैं यह जहाज किसी को तोहफे में देने वाला हूं, और वह खुद इसकी व्यवस्था कर लेगा। उसकी बात सुनकर आसपास के कर्मचारियों पर जैसे बिजली गिर गई। 700 मिलियन कॉइन्स का जहाज, सिर्फ एक तोहफा। ऐसा दिखावा सिर्फ मिल्टन बैरन के बेटे जैसा अमीर आदमी ही कर सकता था।
और इससे भी बड़ा सवाल था, जिसे यह जहाज मिलने वाला है, उसकी हैसियत आखिर कितनी होगी। हालांकि सभी चौंक गए थे, लेकिन कोई भी उच्च कुलीनों के मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं करता था। महिला मैनेजर और झुक गई। समझ गई सर, मैं तुरंत कागजी कार्रवाई पूरी करवा देती हूँ। मिल्टन एक्साइस जहाज के मॉडल को संतोष से देख रहा था। सुना है कि वह व्यक्ति नई एरोनॉटिकल चीजें इकट्ठा करने का शौकीन है, उसने सोचा। यह ब्लैक होल प्रेडेटर उसके लिए सही उपहार होगा। अगर मैं उससे संबंध बना पाया तो यह मेरे पिता और मिल्टन परिवार के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। अचानक उसे अपनी बहन याद आई और उसने भीड़ में नजर दौड़ाई, भौहें सिकुड़ गईं। जो कहाँ चली गई, उसने पूछा। एक गार्ड आगे आया और धीरे से बोला, यंग मास्टर, वह वहां है। मिल्टन एक्साइस ने उधर देखा जहां गार्ड इशारा कर रहा था। वह किससे बात कर रही है, उसकी आवाज कठोर हो गई। ठीक है, चलो वहां। उधर लू शेंग लाल बालों वाली लड़की को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा चिंता मत करो, शायद पॉपी बस घूमने निकल गया होगा, 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। काश ऐसा ही हो, जो ने उदास होकर कहा। उसका चेहरा अब भी मायूस था। लू शेंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे और क्या कहकर सांत्वना दे। जो ने अचानक खुद को संभाला और उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम इस सेक्टर में नए हो क्या? मैं हमेशा उच्च समाज में रही हूँ, लेकिन तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लू शेंग सोचने लगा कि कैसे विनम्र तरीके से बातचीत खत्म करके निकल जाए, लेकिन जो लगातार नई बातें शुरू कर देती। उसे लगा कि शायद वह बहुत अकेली है, इतनी ऊंची हैसियत के बावजूद उसके असली दोस्त नहीं होंगे, इसलिए वह ऐसे किसी से बात करने लगी जो सच में उसकी बात सुन रहा था। लू शेंग को फियोना याद आ गई। दोनों ही किसी ग्रीन हाउस में रखे नाजुक फूलों जैसी थीं, जिन्हें असली दुनिया की कठोर हवाओं से बचाकर रखा गया हो। लेकिन जो की पृष्ठभूमि उससे भी ज्यादा ऊंची थी, और वह जानता था जितना कीमती फूल होगा, उसका माली उतना ही खतरनाक होगा। जो अचानक एक तेज आवाज गूंजी। लू शेंग ने सिर घुमाया और देखा कि तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से एक समूह नीचे आ रहा है। बीच में एक घमंडी और शाही दिखने वाला युवक था, जिसका चेहरा जो से मिलता जुलता था। लू शेंग ने हल्की थकी हुई सांस ली। लो आ गया माली, उसने सोचा। जो खुश होकर उसे बुलाने लगी और फिर मुस्कुराकर लू शेंग से बोली, देखो मेरा भाई आ गया, मैं तुम्हें मिलवाती हूं, उसने कहा। मिल्टन एक्साइस जल्दी ही उनके पास आ गया। जो ने उत्साह से परिचय कराया, भाई, ये यंग मास्टर मिल्टन एक्साइस हैं। और भाई, ये लू शेंग हैं, मेरे नए दोस्त। मिल्टन एक्साइस ने लू शेंग की तरफ देखा तक नहीं। वह तुरंत जो से बोला, जो मैंने ऊपर सुना कि किसी ने गोल्डन स्टार डिवावरिंग बग देखा है। क्या वह पॉपी हो सकता है? जो की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। मिल्टन एक्साइस हल्का मुस्कुराया। कौन जानता है? कहाँ देखा? मुझे अभी ले चलो। अपने पालतू का नाम सुनते ही जो बेचैन हो गई। मिल्टन एक्साइस ने एक गार्ड को इशारा किया। इसे ऊपर ले जाओ, गार्ड बोला। जी, कृपया मेरे साथ आइए, मैडम। जो जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसने अलविदा नहीं कहा। वह मुड़ी और बोली, लू शेंग, कहीं मत जाना, मैं बस देखकर आती हूँ। तब तक मेरे भाई से बात करो, मैं अभी आती हूँ। लू शेंग ने जो को जाते देखा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नजर मिल्टन एक्साइस की बर्फ जैसी ठंडी निगाह से टकराई। अब उसके चेहरे से सारी शालीनता गायब हो चुकी थी।
मिल्टन एक्सायस ने उसे ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। तुम किसी घटिया रिसोर्स प्लैनेट के गंवार हो, उसने तिरस्कार से कहा। सिर्फ इसलिए कि तुम मिट्टी से निकलकर किसी लेवल 11 एनफोर्सर के पास पहुंच गए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मिल्टन परिवार के बारे में सपने देखने लगो। ऐसी घमंडी बातें सुनकर लू शेंग को गुस्सा नहीं आया, बस गहरी थकान और ऊब महसूस हुई। उसने लंबी सांस ली। फिर वही घिसी पिटी कहानी, उसने मन में सोचा। मिल्टन एक्सायस उसके करीब आया और ठंडी आवाज में बोला, सुन लो। अगर मैंने तुम्हें मेरी बहन के आसपास फिर देखा, चाहे जानबूझकर या गलती से, तो मैं तुम्हारे उस एनफोर्सर सहायक को भी खत्म कर दूंगा और तुम्हारे उस घटिया ग्रह को भी ब्रह्मांड से मिटा दूंगा। इतना कहकर मिल्टन एक्सायस घमंडी अंदाज में मुड़ा और अपने लोगों के साथ चला गया। वह बिना लू शेंग को जवाब देने का मौका दिए ही गायब हो गया। लू शेंग कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसी समय सुपर डार्क स्टारशिप कॉरपोरेशन की एक महिला फ्लोर मैनेजर उसके पास आई। ठंडी आवाज में उसने कहा, माफ कीजिए सर, आपकी मौजूदगी से हमारे एक महत्वपूर्ण ग्राहक नाराज हो गए हैं, इसलिए अब आपको यहां रहने की अनुमति नहीं है। बिना किसी और बात के सुरक्षा गार्ड उसे सीधे बाहर ले गए और देखते ही देखते लू शेंग को सुपर डार्क स्टारशिप शोरूम से बाहर कर दिया गया। बाहर खड़े होकर लू शेंग खुद से बड़बड़ाने लगा। मिल्टन एक्सायस के आने से लेकर उसे बाहर निकाले जाने तक बस कुछ ही मिनट लगे थे। उसे उम्मीद थी कि जोजो का माली सख्त या खतरनाक होगा, लेकिन इतना बेहुदा और असभ्य होगा, यह उसने नहीं सोचा था। ऊपर से उसने मुझे धमकी भी दी, लू शेंग हल्की मुस्कान के साथ बोला। उसे याद करने की कोशिश करनी पड़ी कि आखिरी बार कब किसी ने उसे सीधे धमकी दी थी। उसने लंबी सांस ली। शायद जोजो के आसपास हमेशा लालची लोग घूमते होंगे, इसलिए वह हर किसी को दुश्मन समझता है। शायद यह उसका बचाव का तरीका है, दुनिया से उसे बचाने का। फिर वह बोला, इस नजर से देखें तो उसका व्यवहार लगभग माफ करने लायक है। लगभग? आखिर वह एक बड़े कुल का वारिस है, लू शेंग ने खुद से कहा। और मैं यहां नया हूं। अगर मैं जल्दबाजी में बदला लूं, तो फर्स्ट और प्लैनेट एज़्योर दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। थोड़ी सी बेइज्जती से क्या फर्क पड़ता है? मेरे कंधों पर पूरे ब्रह्मांड को बचाने का मिशन है। अगर मैं इतना भी सहन नहीं कर सकता, तो आगे कैसे बढ़ूंगा? उसने खुद को समझाते हुए हल्की हंसी हंसी और सुपर डार्क इमारत से दूर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके पैर धीमे हो गए और अचानक वह वहीं रुक गया। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। चेहरा शांत था और उसकी आंखें बर्फीली झील जैसी ठंडी। कुछ सेकंड तक वह चुप खड़ा रहा। फिर अचानक वह जोर से गरजा, भाड़ में जाए। नहीं, यह मैं नहीं सह सकता। और वह गुस्से में मुड़कर सुपर डार्क स्टारशिप बिल्डिंग की ओर वापस चल पड़ा। उधर मिल्टन एक्सायस को बाहर हो रही हलचल का कोई अंदाजा नहीं था। वह तीसरी मंजिल के शानदार गलियारों में पहुंच चुका था और फिर से अपने घमंडी अंदाज में था। जैसे ही वह लाउंज में पहुंचा, जोजो उसकी तरफ दौड़ी। भाई, उसने उम्मीद से पूछा। मिल्टन एक्सायस शांत स्वर में बोला, हमारी छोटी सी मुलाकात में पॉपी का जिक्र तक नहीं हुआ। फिर वह बोला, शायद मैंने गलत सुन लिया होगा। और जो दूसरों की बातें छुपकर सुनना तुम्हारे जैसे कुलीन महिला के लिए ठीक आदत नहीं है। जब जो ने देखा कि लू शेंग अपने भाई के साथ कमरे में नहीं आया, तो उसकी खुशी तुरंत उलझन में बदल गई। उसने मिल्टन एक्सायस के पीछे से खाली गलियारे की ओर झांका और पूछा, रुको, लू शेंग कहाँ है?
वो तुम्हारे साथ ऊपर क्यों नहीं आया, भाई? क्या लू शेंग पहले ही चला गया? उसने चिंता से भरी आवाज में फिर पूछा। मिल्टन एक्सायस एक पल तक चुप रहा। उसकी नजरें बिल्कुल स्थिर थीं। हाँ, उसने आखिरकार हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा। उसे अचानक कहीं और कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए वो जल्दी में चला गया। इतना साफ झूठा बहाना सुनते ही जोजो का चेहरा नाराज होकर फूल गया। उसने अपने भाई को तेज और शक भरी नजरों से घूरा, जैसे उसकी शांति भरी शक्ल के पीछे छुपी चालाकी को महसूस कर रही हो। उसे अपने भाई की आदतें और उसका सब पर नियंत्रण रखने वाला स्वभाव बहुत अच्छे से पता था। उसने गुस्से में अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींच लीं और उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। तुम हमेशा यही करते हो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है, भाई। उस वक्त जोजो गुस्से से इतनी भरी हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर से भाप निकल रही हो। उसके चेहरे पर सच्ची तकलीफ देखकर मिल्टन एक्सायस ने तरीका बदलने की कोशिश की और उसे शांत करने के लिए नरम आवाज में बोला, अरे अरे, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब भी तुम्हारे उस दोस्त से मुलाकात होगी, मैं खुद उसे शानदार दावत पर बुलाऊंगा, माफी के तौर पर। ठीक है। जो भी। जोजो ने झुंझलाकर कहा और मुंह घुमा लिया, फिर बाहर की ओर चल पड़ी। मिल्टन एक्सायस ने पीछे से आवाज लगाई, रुको, क्या तुम यहाँ का काम पूरा नहीं करोगी? जोजो ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और तीखे स्वर में बोली, नहीं, मैं घर जा रही हूँ। जोजो की छोटी सी आकृति गलियारे में दूर होती चली गई और उसके हर कदम में झुंझलाहट साफ दिख रही थी। गुस्से से दबे हुए सिसकियों के कारण उसका शरीर कांप रहा था और उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसका सीना तेज तेज उठ गिर रहा था, जैसे वो आसमान की तरफ चिल्लाने से खुद को रोक रही हो। आखिर में उसने जोर जोर से पैर पटककर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। पीछे खड़ा मिल्टन एक्सायस पूरी तरह खामोश था। उसकी गहरी और ठंडी नजरें जोजो के दूर जाते हुए शरीर पर टिकी हुई थीं। उसने हल्का सा आंखें सिकोड़ लीं। कमरे की परछाइयां उसके तेज चेहरे पर पड़ रही थीं। बिना सिर घुमाए उसने पीछे छाया में खड़े अपने अधीनस्थ को धीमी लेकिन सख्त आवाज में आदेश दिया, तुरंत किसी को भेजो जो यंग मिस को घर तक छोड़कर आए। सुनिश्चित करो कि वो सुरक्षित तरीके से हवेली के दरवाजे तक पहुंचे और अंदर चली जाए। अधीनस्थ ने और झुककर सिर झुका दिया। जैसा आप आदेश दें, सर। ऊपरी मंजिल की पूरी कांच की दीवार के सामने खड़ा मिल्टन एक्सायस लंबा और प्रभावशाली लग रहा था, जैसे पत्थर की बनी कोई शांत मूर्ति हो। उसकी पैनी नजर नीचे फैले विशाल एट्रियम को पार करती हुई अपनी छोटी बहन की नाजुक आकृति पर टिक गई। उसकी नजर लगातार उसी पर टिकी रही, उसके हर कदम को एक अजीब सी अधिकार भरी एकाग्रता से देखती हुई। उसने तब तक नजर नहीं हटाई जब तक उसने जोजो को सड़क किनारे खड़ी लग्जरी गाड़ी में सुरक्षित बैठते हुए नहीं देख लिया। धीरे से सिर हिलाते हुए मिल्टन एक्सायस ने आह भरी। जोजो अभी बहुत छोटी है दुनिया की जटिलताओं को समझने के लिए, लेकिन जल्दी या देर से उसे समझ आएगा कि मैं जो भी करता हूँ, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों न लगे, सब उसकी सुरक्षा और भलाई के लिए है। कुछ पल सोचने के बाद मिल्टन एक्सायस मुड़ा और अपने एक एलीट गार्ड से बोला, बताओ, क्या तुम्हारे पास ये नई जानकारी है कि सेलेस्टियल गेस्ट लैंड चेन कब आने वाले हैं? गार्ड, जो कि एक शक्तिशाली लेवल 11 योद्धा था, आगे बढ़ा और पेशेवर अंदाज में बोला, रिपोर्ट सर, उनका जहाज कल दोपहर ठीक 3 बजे डॉकिंग बे 001 पर उतरने वाला है। अच्छा, उस समय मुझे याद दिलाना, मैं खुद उनका स्वागत करना चाहता हूं, मिल्टन एक्सायस ने आदेश दिया। फिर उसकी आंखों में एक चालाक चमक आई और उसने आगे कहा,
और ये भी सुनिश्चित करो कि जो मेरे साथ डॉकिंग बे पर आए। यह सुनकर गार्ड के चेहरे पर हल्की झिझक दिखाई दी। पूरे सम्मान के साथ, सर, यंग मिस अभी काफी परेशान हालत में हैं। क्या आपको सच में लगता है कि वो इस अनुरोध के लिए तैयार होंगी? गार्ड ने सावधानी से पूछा। मिल्टन एक्साइस की आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बस उसे बता देना कि ये हमारे पिता का सीधा आदेश है। हमने उसकी जिद और आरामदायक जिंदगी को बहुत समय तक सहन किया है। वो हमेशा बच्ची बनी नहीं रह सकती। स्टारी स्काई अर्ल की बेटी होने के बावजूद वो 20 साल से ज्यादा समय तक एक सुनहरे ग्रीन हाउस में पली है। अब समय आ गया है कि वो परिपक्व हो, उसने आगे कहा। जो का उस आम इंसान के प्रति लगाव बस इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक असली गैलेक्टिक एलीट को देखा ही नहीं। जब वो लैंड चेन जैसे उच्च स्तर के जीवन रूप से मिलेगी, तब उसे तुरंत समझ आ जाएगा कि असली महानता और उस कचरे में कितना बड़ा फर्क है जो अभी उसे दिलचस्प लगता है। अपनी बात खत्म करते ही लू शेंग का चेहरा उसकी याद में उभरा और उसके भीतर फिर से चिढ़ की लहर उठी। मिल्टन एक्साइस ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और शांत कमरे में उसकी उंगलियों की हड्डियां चरमराने लगीं। वो घटिया गांव का लड़का जो अचानक यहां आ गया था, सच में सोचता है कि बस थोड़ा सा अच्छा चेहरा होने से वो एक्साइस परिवार की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। मिल्टन ने जहर भरी आवाज में कहा। उसे लगता है कि वो नकली संयोग बनाकर हमारे जीवन में घुस सकता है। क्या सच में उसे लगता है कि इस परिवार में हर कोई जो जितना भोला और आसानी से धोखा खाने वाला है? हुम्फ, उसका ख्याल आते ही चिढ़ हो जाती है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मिल्टन एक्साइस का मूड बिगड़ता देखकर गार्ड बिल्कुल चुप रहा, जैसे परछाई बनकर खड़ा हो और अपने मालिक की कड़वी बातें बिना टोके सुन रहा हो। अचानक एक भयानक, कान फाड़ देने वाली टक्कर की आवाज पूरी इमारत में गूंज उठी, जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। उस जोरदार कंपन ने एक ही पल में एग्जीक्यूटिव फ्लोर की शांति को चकनाचूर कर दिया। मिल्टन एक्साइस तुरंत घूम गया और उसका शांत चेहरा पल भर में टूट गया। उसकी गहरी आंखें अचानक लाल और बेचैन हो उठीं। ये आखिर हो क्या रहा है? वह दहाड़ा। उसकी आवाज अब सवाल नहीं बल्कि जानकारी की मांग बन चुकी थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज गले में ही रुक गई। गुस्से की जगह अचानक डर की ठंडी लहर फैल गई जब उसकी नजर सामने हो रहे दृश्य पर जम गई और उसकी आंखें दहशत में फैल गईं। एक चकाचौंध कर देने वाली, असंभव रूप से चमकीली रोशनी की धारा हवा को चीरती हुई आ रही थी, रास्ते में सब कुछ नष्ट करती हुई सीधे मिल्टन एक्साइस के सीने की ओर बढ़ रही थी। यंग मास्टर, सावधान! मिल्टन के लेवल 11 बॉडीगार्ड ने चिल्लाते हुए खुद को आगे फेंक दिया ताकि उस हमले को रोक सके। लेकिन चेतावनी बेकार थी। धड़ाम! एक भयानक धमाके ने पूरी मंजिल हिला दी। बचाव करने का मौका मिले बिना ही मिल्टन एक्साइस का शरीर उस चमकदार रोशनी में घिर गया। वो रेलगन से निकली गोली की तरह पीछे जा गिरा और जोर से मजबूत दीवार से टकराया। मोटी धूल और धुएं के बादल हवा में भर गए क्योंकि ठोस दीवार हजारों टुकड़ों में टूट गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मिल्टन एक्साइस टूटी हुई दीवार के मलबे में धंसकर लटक गया। उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। मिल्टन एक्साइस खांसने लगा और उसने गर्म धातुसी स्वाद वाला खून थूक दिया। घ! ये क्या हो रहा है? ये दर्द असहनीय है। उसकी नजर धुंधली हो चुकी थी और माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसके भीतर गहरे से डर और घबराहट की लहर उठी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो मौत से बस बाल बचा है। उसी कमजोरी के पल में धुएं से भरे लाउंज के खंडहरों के बीच भारी और लयबद्ध कदमों की आवाज गूंजने लगी। उन कदमों के साथ एक गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी जो मिल्टन की हड्डियों तक कांप गई।
मिल्टन एक्साइस ऊपर से एक ठंडी और भारी हत्या की भावना उतर आई, इतनी दबाव वाली कि जैसे कोई असली वजन हो। मिल्टन एक्साइस, तुम राक्षस! तुमने मेरी प्यारी स्टार पेट पिग के साथ घिनौना काम किया और फिर उसे बेरहमी से मार डाला। आज मैं अपने मासूम साथी का बदला लेने आया हूँ। तुम्हें 1000 कटों की मौत मिलेगी। उस गुस्से भरी आवाज ने पूरे शहर के आसमान में गड़गड़ाहट पैदा कर दी। धुएं के बीच मिल्टन एक्साइस ने एक साधारण सा लेकिन हैंडसम युवक देखा, जिसके चारों ओर हत्या की भयानक आभा फैल रही थी। मैंने एक सुअर के साथ और उसे मार दिया। मिल्टन हकलाया, उसका दिमाग इस अजीब आरोप को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? लेकिन इससे पहले कि मिल्टन एक्साइस इस पागलपन को समझ पाता, वो रहस्यमय आदमी अचानक आगे बढ़ा और हाथ से जोरदार वार किया। हवा में फिर एक खतरनाक रोशनी की तलवार उभरी, जो सीधे उस गिरे हुए कुलीन पर निशाना साधे थी। नंगी आंखों से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी के हाथ से काली गहरी ऊर्जा की लहर फूट रही हो, जिसमें आसमान छूती हत्या की भावना भरी हुई थी। हरामजादे! क्या तुम्हें पता है तुम किसकी जान को खतरे में डाल रहे हो? मिल्टन का बॉडीगार्ड गरजा और पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। लेवल 11 विशेषज्ञ होते हुए उसने चमकते काले कॉम्बैट ग्लोव्स पहन लिए और रास्ता रोकने के लिए हाथ क्रॉस कर लिए। लेकिन जैसे ही उसने बैंगनी रोशनी की तलवार की ताकत महसूस की, उसके चेहरे पर डर छा गया। वो हमला उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसने सिर्फ वार नहीं किया, बल्कि हवा को ही चीर दिया। टकराते ही लेवल 11 बॉडीगार्ड जोर से पीछे उछल गया और उसकी आंखों, नाक और मुंह से खून फूट पड़ा। हैंडसम हमलावर रुका नहीं। उसकी आंखों में नकली पागलपन जल रहा था जब उसने फिर वार किया। रास्ते से हट जाओ। मेरा काम सिर्फ मिल्टन एक्साइस से है। जो भी मेरे बदले के रास्ते में आएगा, मारा जाएगा। धम! रोशनी का ठोस वार बॉडीगार्ड पर पड़ा और वो खून उगलते हुए दूर जा गिरा, आंखों से उछल हो गया। मिल्टन एक्साइस ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग मान ही नहीं पा रहा था कि उसका एलीट रक्षक इतनी आसानी से हार गया। उलझन के बीच भी उसे अपने बॉडीगार्ड के लिए एक पल को दया महसूस हुई। एक शीर्ष लेवल 11 विशेषज्ञ को बस एक चाल में खत्म कर दिया गया था। पलक झपकते ही उस हैंडसम आदमी की आकृति धुंधली हुई और वो सीधे डर से कांप रहे मिल्टन एक्साइस के सामने प्रकट हो गया। हाथ जेब में डाले हुए उसने ठंडी और मजाक उड़ाती नजर से कहा, मैंने सोचा था कि कोई ऊंचे खानदान का इंसान थोड़ा हुनर तो दिखाएगा। फिर उसने ऊंची आवाज में दोहराया, मैं मिल्टन एक्साइस के लिए आया हूं, अपनी पिग का बदला लेने। जो बीच में आएगा मर जाएगा। यह सुनकर मिल्टन इतना डर गया कि उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, कृपया पास मत आओ। मिल्टन एक्साइस भाग भी नहीं पाया था कि उस आदमी का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा, उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। उसके पैर हवा में लटकने लगे। जिस दिन तुमने मेरी कीमती स्टार पेट पिग को छुआ था, उसी दिन तुम्हें इसके परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए था। मिल्टन एक्साइस। उस हैंडसम आदमी की ठंडी, संकरी आंखें मिल्टन की आत्मा में घुसती हुई लग रही थीं। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो पिग कितने सालों तक मेरी अकेली साथी रही थी? तुम्हें पता है तुमने क्या रिश्ता तोड़ा है? हैंडसम चेहरे के पीछे छिपा वह आदमी मिल्टन एक्साइस को जोर से अपनी ओर खींच लाया। उनके चेहरे इतने पास आ गए कि मिल्टन उसकी सांस की गर्मी महसूस कर सकता था। तुम राक्षस! वह गरजा, उसकी आवाज नकली दर्द और गुस्से से कांप रही थी। वो 155 साल की थी, एक बूढ़ी और शांत सुअर जिसने 1.5 सदी की जिंदगी देखी थी। तुम उसे बस छोड़ क्यों नहीं सकते थे?
ऐसा घिनौना काम करने के बाद भी तुम खुद को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली मानव जाति का सदस्य कहते हो। उसके हर शब्द में इतना दुख भरा था कि पूरा प्लाजा गूंज उठा। उस शक्तिशाली आवाज का आरोप पूरे कमर्शियल जिले में गूंज गया और लगभग हर राहगीर और दुकानदार के कानों तक पहुंचा। पहले ही लेवल 11 ऊर्जा की टक्कर ने बड़ी भीड़ खींच ली थी। अब जब ये सनसनीखेज शब्द हवा में तैर रहे थे तो लोगों की जिज्ञासा तुरंत घृणा और हैरानी में बदल गई। उधर आखिर हो क्या रहा है, लोग फुसफुसाते हुए पास आने लगे। हैंडसम अजनबी के चेहरे के पीछे छिपे लू शेंग ने चुपके से अपनी मानसिक हिप्नोसिस क्षमता सक्रिय कर दी। एक हल्की लेकिन असरदार मानसिक लहर भीड़ के दिमागों में फैल गई, जिससे उनका न्याय और सहानुभूति का भाव और तेज हो गया। उस मानसिक प्रभाव ने बेहद तेजी से असर किया। अजनबी की दुखभरी कहानी सुनते ही कई लोग तुरंत अपने होलोग्राफिक कम्युनिकेटर निकालकर रिकॉर्ड करने लगे। कुछ की आंखों में नकली सहानुभूति के आंसू आ गए और फिर उंगलियां उठाकर आरोप लगाने लगे। घिनौना। सोचो, उसने 100 साल की मां सुअर को भी नहीं छोड़ा। क्या उस आदमी में जरा भी इंसानियत नहीं बची? वो मिल्टन एक्सायस है, एक्सायस परिवार का वारिस, और उसके अंदर इतना गंदा और विकृत शौक छुपा है। उसे देखते ही मुझे थूकने का मन करता है। बाहर से सज्जन लगता है, लेकिन अंदर से वो एक दरिंदा है। मौत भी उसके लिए कम है। उस दरिंदे को खत्म कर दो। इस गंदगी को मिटा दो। कुछ ही मिनटों में भीड़ एक गुस्से से भरी भीड़ में बदल गई। हजारों आंखें नफरत से जल रही थीं और सबकी नजरें हवा में लटके मिल्टन एक्सायस पर टिक गईं, जिसकी गर्दन लू शेंग की पकड़ में इतनी कस गई थी कि वो इनकार की आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। लू शेंग की जानबूझकर छोड़ी गई हत्या की भावना और उसकी शारीरिक ताकत के दबाव में मिल्टन एक्सायस को लग रहा था जैसे उसकी दुनिया घूम रही हो। जब अपमान और आरोप उसके कानों में गूंजने लगे, उसका दिमाग डर, गुस्से और अन्याय की भावना से भर गया। अगर उसका गला दबा न होता तो शायद वो इस बेतुकी स्थिति से खून की उल्टी कर देता। उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया था। गला पूरी ताकत से जकड़ा हुआ था और एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके दिमाग में एक ही चीख गूंज रही थी, धत्त तेरे की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी 150 साल की सुअर को देखा तक नहीं, फिर ये सब क्या बकवास है? हैंडसम आदमी ने उसकी मूक विनती को अनदेखा कर दिया और अपना अभिनय और बढ़ा दिया। उसकी आंखों से चमकते हुए 2 आंसू बह निकले, जैसे कोई इंटरस्टेलर अभिनय पुरस्कार जीतने लायक प्रदर्शन हो। अब आराम करो मेरी प्यारी छोटी पिग्गी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास के रिकॉर्डिंग डिवाइस पकड़ सकें। तुम्हारा दुख खत्म हो गया। मैं अभी इस गिरे हुए दरिंदे को खत्म कर दूंगा और तुम्हारी आत्मा को उसका बदला दिलाऊंगा। मारो उसे। उसकी जिंदगी खत्म कर दो। पिग के लिए भीड़ चिल्लाने लगी। हजारों आरोप मिल्टन एक्सायस पर बरसने लगे और उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलती जा रही थी। इसी शोर के बीच हैंडसम अजनबी झुका और उसके कान में फुसफुसाया। उसकी आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गईं। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मिल्टन निकोलस, अनंत दर्द और मौत के समुद्र में अपने अपराधों का पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाओ। ऑक्सीजन की कमी से बेहोशी के करीब पहुंच चुके मिल्टन एक्सायस को जैसे बिजली का झटका लगा जब उसने गलत नाम सुना। उसकी आंखें फैल गईं और उसका शरीर पूरी ताकत से छटपटाने लगा। क्या? रुको, रुक जाओ, उसने मन ही मन चिल्लाया। मुझे मत मारो। तुमने गलत इंसान पकड़ लिया है। मैं निकोलस नहीं हूं। मरने से बचने की कोशिश में उसके भीतर एक्सायस परिवार का कुलीन खून उबल पड़ा और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। यह देखकर लू शेंग जोर से बोला,
संघर्ष बेकार है। जल उठो, अपने छोटे से ब्रह्मांड को राख बना दो। फिर एक योजनाबद्ध गलती दिखाते हुए उस हैंडसम अजनबी की लेवल 11 शक्ति एक पल के लिए कमजोर पड़ी। यह बहुत छोटा मौका था, लेकिन मौत से लड़ रहे मिल्टन एक्साइस के लिए उम्मीद की किरण बन गया। उसने मौका नहीं गंवाया। अपनी बची हुई ताकत से उसने गर्दन थोड़ा मोड़कर एक टूटी फूटी सांस ली और चीख पड़ा, रुको, रुक जाओ। मेरा नाम मिल्टन एक्साइस है। मैं वेस्ट एक्साइस परिवार का सदस्य हूं, निकोलस नहीं। मिल्टन की चीख पूरे शहर में गूंज गई और गुस्से से भरी भीड़ की आवाज एक पल के लिए थम गई। जैसे ही ये शब्द निकले, मिल्टन ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर दबाव अचानक गायब हो गया। उलझे हुए नायक का अभिनय करते हुए लूशेंग ने पकड़ ढीली कर दी और मिल्टन को सड़क पर गिरने दिया, जहां वो मछली की तरह हांफते हुए सांस लेने लगा। वो युवक अब भी अपने किरदार में था। उसके चेहरे पर गहरी और नाटकीय हैरानी दिखाई दी। वह झुककर मिल्टन के पसीने से भीगे चेहरे के पास आया और अविश्वास भरे स्वर में बोला, क्या? अभी तुमने क्या कहा? तुम्हारा नाम आखिर है क्या?